हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना पेपर नंबर 2 जो ग्रुप 1 का पेपर है, दैट इज कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। हम उसका पेपर रिव्यू देखने वाले हैं बेसिकली कि अपना पेपर किस लेवल का आया था, टफ था, इजी था, क्या क्या क्वेश्चन थे, किस किस चैप्टर में से हम कह सकते हैं कि ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन आए हैं। तो वो सब कुछ अब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एज यू ऑल नो कि पहले कहा गया था कि एमसीक्यूज भी आएंगे, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेपर इटसेल्फ तो एमसीक्यूज तो नहीं दिए गए हैं। सो बेसिकली अगर हम वो चीज़ हटा दें, अगर हम वैसे नॉर्मली भी पूरा पेपर देखते हैं, तो कंपनी लॉ का पेपर जितना हम कह सकते हैं टफ आता है कंपैरेटिवली, उतना टफ आई थिंक यहाँ पे नहीं आया है वो पेपर। मतलब अगर हम देखें तो ठीक है, हमें दिख सकता है बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर था, नो डाउट, और वो हमेशा से ही अगर हम बात करें ओल्ड सिलेबस की भी, तो पेपर कंपनी लॉ का काफ़ी लेंदी आता है और अभी भी काफ़ी लेंदी है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्या ये पेपर टफ था, तो टफ तो हम कह सकते हैं कि नहीं था। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं इतना टफ तो था, टफ नहीं था एक्चुअली। वो क्या हो जाता है, आपको इतनी बड़ी बड़ी केस स्टडीज दिखने को मिल जाती हैं, सो इसीलिए हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब से क्वेश्चंस हैं, समझ ही नहीं आ रहा। तो कंपनी लॉ का जो पेपर का लेवल है वो यही आता है। तो एज सच हम कह सकते हैं कि जिसने भी ध्यान से अगर पेपर अच्छे से रीड करने के बाद अटेम्प्ट किया है ना, पूरा अटेम्प्ट किया है अगर आपने, तो आपके आराम से पासिंग मार्क्स भी आएंगे। और थोड़ा सा अगर आपने प्रेजेंटेशन अच्छी की है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका और ज़्यादा अच्छा है, अगर कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसको समझ पाए हो और वहाँ पे आपको क्लिक हो गया, आप लिख कर आए हो ना अगर, तो आपकी एग्जामिनेशन भी आ सकती है। तो ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते कि अच्छा ऐसा पेपर है कि पास ही नहीं हो सकते, तो वो कुछ भी नहीं है, लेंदी है बट इजी पेपर है। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पे बात करें, तो पहला ही क्वेश्चन केस स्टडी है। अब जनरली स्टूडेंट्स का माइंडसेट क्या रहता है कि हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन चाहिए, तो ये तो हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं कि सीएस के लिए जो कंपनी लॉ वाला सब्जेक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी आप अगर इस पेपर से ये एक्सपेक्टेशन रखो कि एकदम आपको ना ऐसे लेंदी क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं मिले, या फिर हम बोले एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएं, तो वो तो एक्सपेक्टेशन रखना ही बेवकूफ़ी हो जाती है। यहाँ पे ये तो एक्सपेक्टेड था ही कि केस स्टडी वाला ही एंटायर पेपर आएगा। एक दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट आ गए हैं, बाकी अपना पूरा पेपर केस स्टडी वाला ही है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो आपको ऐसे केसेस तो गिवन है, मतलब स्टार्टिंग से केसेस तो गिवन है, लेकिन अगर आप जो क्वेश्चन पूछा है ना, एक्चुअल क्वेश्चन को रेफर करो, तो वो क्वेश्चन ऐसा है कि वो बिना केस पढ़े भी आपको आंसर आप लिख सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं उस टाइम पे, इतना पैनिक हो जाते हैं कि हम वो केस पढ़ते ही नहीं है। हमें क्या लगता है इतना लेंदी केस है, इसको पढ़ने में टाइम जाएगा, आना वैसे ही नहीं है, तो छोड़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और आप क्वेश्चन पूरा का पूरा स्किप करके आ जाते हो। सो वो हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे हम कह सकते हैं मिस्टेक हो जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे केसेस गिवन है, नो डाउट। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो अपने सारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी आए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, तो क्वेश्चन 1 में आपको अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पहले तो हमें अगेन ये पूरी इतनी लंबी सी केस स्टडी गिवन है, और उसके बाद यहाँ से हमारे इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो अगर हम क्वेश्चन देखें तो कोई इतने टफ लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे नहीं हैं। सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखो कंपनी है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, और उन्होंने लेने से मना कर दिया है ये बोल के कि वो अल्ट्रा वाइड्स है। अब आपको याद होगा कि अपने अगर मॉड्यूल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइड जो हमें चैप्टर नंबर 1 में गिवन है, बट इफ़ यू रिमेंबर जो डॉक्ट्राइंस थे वो हमने एमओए एंड आर्टिकल्स वाले चैप्टर के साथ में किए थे। तो आपको याद होगा हमने अलग अलग डॉक्ट्राइंस के बारे में बात की थी। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइड्स क्या कहता है कि जो चीज़ एमओए में नहीं लिखी हुई है, अगर आप वो चीज़ करोगे तो वो क्या मान लिया जाएगा, वहाँ पे वॉइड मान लिया जाएगा। तो आपको उस चीज़ का यहाँ पे वो डॉक्ट्राइन का रेफरेंस देते हुए आंसर करना था। तो सिंपल है, एज सच यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आपका एकदम बाहर से आ गया हो या बिल्कुल ऐसा हो आउट ऑफ सिलेबस हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमने प्रॉपर जो अपने क्लास में अपन ने सारे टॉपिक्स कवर किए थे, प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज़ की थी, उसके अकॉर्डिंग तो आप ये पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो।
पॉइंट नंबर 2 जो है अपना, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें इसने बेसिकली क्या बात की है कि यहाँ पे वो कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का शिफ्टिंग कर रही है, तो वो भी सेम एमओए वाले चैप्टर में से ही आया है, आपको याद होगा। शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए हमारे पास में 4 केसेस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको याद हो कि विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ सेम सिटी, टाउन या विलेज था। इसके बाद में अपना क्या आता है, आउटसाइड द लोकल लिमिट्स, हमने एग्जाम्पल भी लिए थे कि हम जयपुर में मानसरोवर से वैशाली में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक हमने आउटसाइड द सिटी चेंज किया, जयपुर टू हम उदयपुर चले गए। उसके बाद आपको याद होगा जैसे हमने बात की थी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में अपने 2 आरओसी हैं, पुणे और मुंबई में, ठीक है। तमिलनाडु में अपने पास 2 आरओसी है, और यहाँ पे भी आपका जो ऑफिस शिफ्ट हुआ है वो यहाँ पे इसने शिफ्टिंग की बात की, तो आपको याद होगा थर्ड वाला केस है पुणे टू मुंबई, जहाँ पे 2 आरओसी होते हैं, राइट। आपको याद होगा यहाँ पे हमें आरडी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, आरडी की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी थी। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको वो एकदम सिंपल चीज़ है, वो आपको पूछा था कि क्या कंप्लायंस हुआ है या कंप्लायंस नहीं हुआ है, तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी थी। अच्छा, इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आया है, तो यहाँ पे क्या कहा था कि परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी इंप्रूव हुई थी, तो इसीलिए डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड, आपको याद होगा अपने डिविडेंड वाला जो चैप्टर है जहाँ पे हम बेसिकली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिविडेंड वाले चैप्टर में आपको याद होगा अपने पास 2 डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। तो अब यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड की बात की, और दैट टू इसने देखो क्या पूछा है यहाँ पे, लॉस या फिर इनएडिक्वेट अगर प्रॉफिट्स हों, तो आपको याद होगा हम एवरेज करके रेट कैलकुलेट करते हैं और उससे ज़्यादा आपकी रेट नहीं होनी चाहिए, तो वो सारे प्रोविजन आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो पिछले 3 साल की रेट कैलकुलेट करके उसका एवरेज करके वो रेट से एक्सीड आपको नहीं करना है, तो आप दे सकते हो। तो बेसिकली स्टार्टिंग के 2 जो क्वेश्चंस हैं वो अपने एमओए और आर्टिकल्स वाले चैप्टर में से आया है, और ये वाला क्वेश्चन अपना किस में से आया है, जो अपना डिविडेंड वाला चैप्टर है उसमें से आया है, ठीक है। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में से आया, जो अपना इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है। तो वहाँ पे बेसिकली पूछा गया है आपसे कि जो ट्रेड यूनियन है क्या ये एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, तो वहाँ पे आपको उस वाले चैप्टर का रेफरेंस देते हुए लिखना है कि कौन कौन एलिजिबल है टू फाइल द एप्लीकेशन और नॉट। तो बेसिकली ये इंस्पेक्शन और इंक्वायरी वाले चैप्टर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, अब ये देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो एज सच अगर आप थोड़ा सा आधे पेज से ज़्यादा भी कंटेंट लिख कर आए हो तो दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सेक्रेटेरियल ऑडिट से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या पूछा है कि एक अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है। अब देखो यहाँ पे ना इसने कंपनीज एक्ट का रेफरेंस भी दिया है और एलओडीआर के अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो तो लिस्टेड कंपनी के लिए तो मैंडेटरी होता ही होता है। इसने यहाँ पे कंफ्यूज कैसे किया है हमें, इसने हमें यहाँ पे क्या दिया है, अनलिस्टेड तो दिया है। अब आपको अगर याद हो तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेक्रेटेरियल ऑडिट की हमारे पास लिमिट्स गिवन है, लेकिन यहाँ पे उसने एक चीज़ साफ साफ दे दी कि ये अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी है। तो अगर हम एलओडीआर के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको याद होगा अगर आप एक अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी हो आपके ऊपर भी कंपलसरी आ जाता है सेक्रेटेरियल ऑडिट के कंप्लायंस। तो अब किसी ने अगर ये ध्यान नहीं दिया होगा कि यहाँ पे इसने एलओडीआर वाला भी पूछा है और ये मटेरियल सब्सिडरी है, तो वो स्किप करके वो लिमिट्स लिख कर आ गया होगा। तो बस ये कुछ कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, बट अगर किसी ने प्रॉपर, अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में 2 अलग अलग एरोज बना के लिखा था, कंपनीज एक्ट का हमने अलग से लिखा था एंड देन एलओडीआर का हमने अलग से लिखा था, तो ये वो वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको करवानी रहेगी, ठीक है। चलो इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है जो चैप्टर है हमारा चार्जेस। तो बेसिकली इसने बोला है कि कंपनी जो है, आपको याद होगा हम अगर चार्ज जो है वो क्रिएट करते हैं, चार्ज मॉडिफाई करते हैं या सेटिस्फाई करते हैं, सब चीज़ों के लिए हमें आरओसी को बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला कि कंपनी ने क्या किया है, डिले कर दिया है। तो अभी क्या यहाँ पे डिले हो गया तो अभी भी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सकता है क्या, बेसिकली सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का फाइलिंग हो सकता है क्या। तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि हमें टाइम लिमिट गिवन है, अगर हमने उस टाइम में नहीं किया तो आप ठीक है एक्सटेंशन ले सकते हो, और कॉन्टिन्यूशन ऑफ डिले का भी प्रोविजन हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा फीस पे करके, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक हो गया चार्जेस। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका जो चैप्टर है अपना अकाउंट्स एंड ऑडिट उसमें से आया, मतलब बेसिकली बताया है, यहाँ पे पूछा है आपसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उस पर किस किस के साइन होने चाहिए, तो वो बताया आपको, वो तो बताना है आपको नॉर्मल कंपनीज का। और फिर आपसे पूछा है कि अगर आपकी कंपनी एक ओपीसी होती तो उसमें पढ़ना पड़ता है एक्सेप्शन होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है कि साइनिंग वगैरह कौन करेगा। अब यहाँ पे आपको गिवन है कि सीएस भी है कंपनी में, तो उस अकॉर्डिंग आपको रेलिवेंट आंसर देना है। तो ये अपना किस चैप्टर में से आया है, अकाउंट्स एंड ऑडिट। आपको याद होगा हमने क्लास में प्रॉपर कवर किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की साइनिंग कौन कौन करता है, तो वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखना है। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमें जो है वो चैप्टर बेसिकली यहाँ पे क्या गिवन है आपको याद होगा, अगर हम बात करें तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो हमें प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं ना, अलग अलग टाइम पीरियड्स गिवन है कंपनीज एक्ट में। तो यहाँ पे क्या बोला, 2 कंपनीज हैं, ट्रांसफरर कंपनी भी है और ट्रांसफर। अब आपको याद होगा कि जब मर्जर अमालगमेशन कुछ भी हो रहा है तो ट्रांसफरर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो है, अभी वो कंपनी तो मर्ज हो गई, मतलब बेसिकली अभी कौन सी कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, ट्रांसफरी कंपनी। तो अब यहाँ पे बोला है कि ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए सब चीज़ें। तो क्या वो चीज़ वैलिड है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफरर कंपनी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं अभी वो ट्रांसफरी कंपनी को आगे फर्दर कंटिन्यू रखने पड़ेंगे, तो आपको वो सब प्रोविजन यहाँ पे लिखना है। तो बेसिकली बताना होगा डिस्ट्रॉय कर दिया, वैलिड नहीं माना जाएगा। चलो अब इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो अपना जो एक चैप्टर है डॉर्मेंट कंपनी का चैप्टर है। ये अपना डॉर्मेंट कंपनी का चैप्टर आपको याद होगा पिछले जो ओल्ड सिलेबस है वहाँ पे एसबीईसी में था, अब ये चैप्टर यहाँ पे है। तो पहले हमें पूरी केस स्टडी गिवन है, बताया हुआ है कि किस किस तरीके से कि आपने पिछले 2 साल तक यहाँ पे फाइलिंग्स वगैरह नहीं की। देन हमने क्या करा, कंसेंट वगैरह लेके आरओसी को एप्लीकेशन फाइल की। अब देखो उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे वो एकदम सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे। सबसे पहले तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, मीनिंग पूछ लिया, मीनिंग ऑफ डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है यहाँ पे कि पेमेंट ऑफ फाइलिंग, जो भी आप फीस वगैरह पे कर रहे हो आरओसी को, तो आपको याद होगा सैट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो जो अपने सैट होते हैं वो हमने बात की थी कि 4 को छोड़ दो, 4 के अलावा बाकी सब ट्रांजैक्शन सैट में आएंगे। तो वो 4 में आपको याद होगा फाइलिंग ऑफ फीस वगैरह एक्ट की कंप्लायंस के लिए हो गया, मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स हो गया, अलॉटमेंट वगैरह हो गया, एक्ट के लिए जो भी काम करा है। तो यहाँ पे फीस का फाइलिंग आपको याद होगा सैट नहीं माना जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और फिर बेसिकली आपको याद होगा यहाँ पे कि हमें जो कंसेंट लेनी होती है एसआर वो कितनी थी, 75% इन वैल्यू लेनी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रेफरेंस देते हुए यहाँ पे ये आंसर करना है कि एसआर जो है वो पास हुआ नहीं, वो केस स्टडी के अकॉर्डिंग। अच्छा, अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है सी, वो आया है चैप्टर डिपॉजिट में से। अब आपको याद होगा डिपॉजिट वाले चैप्टर में इंक्लूड तो बेसिकली गिवन नहीं था, इंक्लूड में तो क्या कहा था, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड लोन वगैरह जो भी वो सब आ जाएंगे, पर एक्सक्लूजन की हमें इतनी लंबी लिस्ट गिवन थी। आपसे ये पूछा है यहाँ पे कि क्या ये सब चीज़ें डिपॉजिट है या नहीं है। तो अब अगर आपको वो डेफिनेशन याद है तो आप ये आंसर एकदम इजीली कर सकते हो कि क्या ये डिपॉजिट में आएगा या ये डिपॉजिट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बोला, सबसे पहले अगर आपने कोई भी अमाउंट लिया है और वो अमाउंट आपने कैसे लिया है, अगेंस्ट कमर्शियल पेपर, आपको याद होगा एक्सक्लूजन में आता है ये, तो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद में क्या बोला हमने यहाँ पे, एक अमाउंट जो है वो हमने एक पर्सन से लिया है, और जब भी हमने वो अमाउंट लिया था तो वो पर्सन कौन था, डायरेक्टर था बेसिकली। तो डायरेक्टर वाला लोन यहाँ पे आएगा क्या, वो भी आपको याद होगा एक्सक्लूजन में गिवन था। इसके बाद में क्या था, एम्प्लॉय से हम ले सकते हैं क्या, तो अगर आपने एम्प्लॉय से लिया एक्सेस ऑफ सैलरी, एनुअल सैलरी, तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नॉट एक्सीडिंग इज एनुअल सैलरी, तो फिर ठीक है। देन यहाँ पे क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, टर्म डिपॉजिट हमने लिए हैं किससे, मेंबर्स से लिए हैं 2 सालों के लिए, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, पब्लिक से लिया है, ठीक है। सो ऊपर वाले 3 पॉइंट तो आपको साफ साफ याद होगा कि हमने एक्सक्लूजन में पढ़े हैं, बाकी के लास्ट के 2 जो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा डिपॉजिट का लिखना है, एंड देन अपन को रिपोर्टिंग वगैरह के बारे में भी गिवन है। चलो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पे 4 एंड देन क्वेश्चन 4A में आपके पास अगेन चॉइस है आपको क्या अटेम्प्ट करना है।
तो अब देखो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है और हमने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे एम्प्लॉय को कंपनी ने क्या कर दिया है, यहाँ पे निकाल दिया है। तो वो जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और जो अपना इंस्पेक्शन वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली पूरा लिखना होगा। हमने अगेन ये पूरा चैप्टर कवर किया है कि क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है अगर हमने एम्प्लॉय को बीच में निकाल दिया, ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया नहीं आया, तो वो आपको ये अगेन पूरा उस वाले चैप्टर में से लिखना होगा। चलो अच्छा, इसके बाद में अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो क्या बोला है, यहाँ पे बेसिकली एक न्यू ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है अपने एमओए में और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो स्टेप्स कंपनी ने फॉलो करने होते हैं अगर हम बेसिकली एमओए को ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे इंक्लूड करने होंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जो अपना मेंबरशिप वाला चैप्टर में से आया है कि क्या एक माइनर मेंबर बन सकता है क्या, कैसे गार्जियन के थ्रू डिविडेंड कैसे मिलेगा, तो वो सब अपने टॉपिक कवर किए थे। उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन माइनर से रिलेटेड आया है, हमने क्लास में प्रॉपरली कवर किया था ये पूरा का पूरा टॉपिक। अभी आ जाओ नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4A है, अगेन वो काफ़ी सिंपल ही है। क्या बोला है यहाँ पे कि अगर एक कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या सारे के सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स माने जाएंगे, मेंबर शेयर होल्डर, बेसिकली डिफरेंस लिखना पड़ेगा आपको। जो अपना चैप्टर है मेंबरशिप वाला चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंस लिखना है बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। ये अपन ने अगेन पूरी टेबल वगैरह बनाकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम ईजी है, इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन वाले चैप्टर में से आया है। अगर आप ये पैटर्न नोटिस करो तो जो चैप्टर आपको याद होगा, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे थे कि ये चैप्टर तो हम छोड़ के जाएंगे, फालतू रिपीट पे चीज़ें चल रही है, पर आप देखो उस वाले चैप्टर में से कितने सारे अभी अपन ने 3 क्वेश्चंस देख लिए जो इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर में से कवर हुए हैं। तो इसका मतलब छोटे मोटे जो चैप्टर्स हमें लगता है कि हम छोड़ के जाएंगे, उन चैप्टर्स का भी आप देख लो। यहाँ पे वेटेज जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि 3 क्वेश्चंस आए हैं तो 3 क्वेश्चन कम नहीं है, ठीक है। तो ये उस चैप्टर में से आया है अपने पास में। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है और जो लोग फर्स्ट डायरेक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं अभी उनके पास डिन नहीं है, तो उनको डिन के लिए अप्लाई करना, तो आपको याद होगा स्पाइस प्लस हम लोग पढ़ते हैं कि जब आपकी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा होता है तो आप स्पाइस प्लस के थ्रू डिन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए डिन अवेलेबल हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। तो विद दिस अपना पार्ट ए खत्म हुआ, अभी अपना पार्ट 2 जो 40 मार्क्स का है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो अगेन इतनी लंबी चौड़ी हमें केस स्टडी गिवन है और उसके बाद में अगर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाएं तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको एक नोटिस का भी पूरा ड्राफ्ट करके दे रखा है कि हमें एक नोटिस गिवन है और उसके बाद आपसे क्वेश्चन। आपको याद होगा हमने नोटिस जो इशू किया जाता है तो आपको याद है 21 क्लियर डेज का नोटिस जाता है और हमने कैलकुलेशन भी की है कि बाय पोस्ट जा रहा है तब कैसे होगा, नॉर्मली जा रहा है तब कैसे होगा, 21 क्लियर किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो उस सब के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है कि 21 क्लियर डेज हुए हैं या नहीं हुए, तो पहले प्रोविजन लिखकर देन आपको प्रॉपर कैलकुलेशन देखनी है। अच्छा, फिर ये कोरम का क्वेश्चन आया है, आपको याद होगा कि हम यहाँ पे काउंट करते हैं तो नॉर्मली जो प्रॉक्सी होता है उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि प्रॉक्सी काउंट नहीं होता है, लेकिन आपको याद है जैसे अपना इंडिया का प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, तो उनका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो मेंबर में काउंट होता है, या फिर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह है उसका भी रिप्रेजेंटेटिव है तो वो भी काउंट होता है। तो ये पूरा आपको वैसे ही सेम अपन ने केस स्टडी क्लास में सॉल्व कर रखी है कि क्या ये काउंट होंगे या ये काउंट नहीं होंगे, तो वो सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है। वही गवर्नर का हो गया, ये प्रेफरेंस वाले काउंट होंगे नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो काउंट होगा, आपको ये भी याद होगा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डी 2 बार काउंट होगा, तो वो अपन ने पूरा क्वेश्चन कर रखा है क्लास में। चलो अभी हम आते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली प्रॉक्सी के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे इस पर्सन ने प्रॉक्सी को अपॉइंट किया है तो वो हमें लिखना है एज पर कंपनीज एक्ट। एंड देन इंस्पेक्शन वगैरह के रिगार्डिंग भी आपको लिखना था। आपको याद होगा अपन ने इंस्पेक्शन के बारे में भी पूरी बात की थी कि क्या हम प्रॉक्सी का इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या, वही आपको पहले नोटिस देना होता है, तो वो सारी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट क्या आया है, आपको ये भी क्वेश्चन याद होगा अपन ने क्लास में किया था कि इतने लोगों ने वोट किया, इतने लोगों ने अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग किया, इतनों के वोट्स वैलिड है, इतनों के इनवैलिड है, इतनों ने फेवर में किया, इतनों ने अगेंस्ट में किया। तो अगेन वही सेम क्वेश्चन आया है कि इन सब लोगों ने फेवर में किया, अगेंस्ट में किया, इनवैलिड वोट्स हैं, अब्सटेन फ्रॉम वोटिंग है, तो बताओ पास हुआ या नहीं हुआ, ठीक है।
तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, वो सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व करा है। चलो अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, इस बार ड्राफ्टिंग वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। हमने क्लास में फॉर्मेट देखा था कि किस किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाता है, तो आपको याद है हर चैप्टर के पीछे अपनी बुक में मॉड्यूल में ड्राफ्ट गिवन है ना। तो वो बेसिकली हमने पूरा एक फॉर्मेट देखा था कि पहले बिगिनिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, क्या क्या लाइन सब में कॉमन रिपीट हो रही है। तो ड्राफ्टिंग वाले काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, BR ड्राफ्ट करने के लिए बोला गया, और ये सारे मैटर्स के रिगार्डिंग। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगेन आपको एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आया है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। तो मैंने क्लास में भी कहा था कि ड्राफ्टिंग देखो बेसिकली इतने सारे ड्राफ्ट के क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप सारा का सारा, तो ये बेसिकली फ्री के मार्क्स ही एक तरीके से कि यहाँ पे जैसे अपन इंग्लिश में कैसे लिख के आते हैं लेटर्स वगैरह, तो आपको फॉर्मेट पता है तो ये तो आप बनाकर आ ही गए होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पर भी बेसिकली क्या बोला गया है आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, अपना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। तो ड्राफ्ट नोटिस ऑफ EGM जा रहा है यहाँ पे, और क्या बोला उसके साथ में क्या जा रहा है, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो वही सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। तो ये ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में अगर हम चले तो एक CSR का क्वेश्चन आया है, और उसमें भी क्या बोला है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसका आया है, अपना पूरा ड्राफ्टिंग का है। तो अगर किसी को मान लो ये 6A नहीं भी आता होगा, और अगर आपको ये पूरा ड्राफ्टिंग वाला पार्ट आता है, तो 20 नंबर तो आपके वैसे यहाँ पे आए गए, 5 मार्क्स के ही हैं। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट क्या है। बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा है वेन्यू वगैरह क्या रहेगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, अगर है तो यानी बोर्ड मीटिंग वाला चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको याद होगा अपन ने डिस्कस किया था पूरा किस तरीके से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का, कि लिस्टेड कंपनी में कंपनी खुद भी अपॉइंट कर सकती है, और नहीं तो शेयर होल्डर रिक्वेस्ट करके भी। तो पूछा है बेसिकली कंपलसरी है क्या, तो हमने वो मे वाला वर्ड आपको याद हो हाईलाइट किया था, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी रहेंगी। इसके अलावा नेक्स्ट हमें पूरा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या पूछा है कि कितना अमाउंट हम लोग ले सकते हैं। आपको याद होगा हमने बात की थी कि इतना बोरोइंग आप कर सकते हो विदाउट अप्रूवल, और अगर इससे एक्सीडिंग बोरोइंग करोगे तो आपको अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो वो अगेन हमें यहाँ पे सारे लिमिट्स वगैरह गिवन है, सेक्शन 180 का कंप्लायंस है। और इसके बाद में क्या बोला है अगेन कि हम चैरिटी वगैरह करना चाहते हैं, तो क्या हम वो कर सकते हैं कि विदाउट द अप्रूवल। तो ये आपको चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन हमने टॉपिक पढ़ा था वो याद है, वो आपको यहाँ पे लिख के आना है। तो ऐसे अगर हम पूरे पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी लेवल तो अगर किसी ने ढंग से पढ़ा है तो पेपर डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी था। इसीलिए स्पीड जिसने स्टार्टिंग से ही मेंटेन करी होगी और जिसका पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया होगा, वैसे हो सकता है पूरा पेपर अटेम्प्ट, एज सच कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो पेपर अगर आपका पूरा अटेम्प्ट हुआ है तो आपका अच्छा स्कोर जो है बेसिकली आ ही जाएगा, बिकॉज कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो चैप्टर के बाहर से आया है, बुक के बाहर से आ गया हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम कह सकते हैं कि हमने क्लास में कवर किए ही हैं ऑलमोस्ट। आपने देखा कुछ कुछ क्वेश्चंस तो एकदम एज इट इज़, मतलब ऑब्वियसली फिगर्स चेंज हुए हैं, पर एज इट इज़ केस स्टडी जो है वो उठ के सेम टू सेम आ गई है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है या और कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट आ रहा है, या आपको फर्दर क्लासेस के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है, तो अभी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टीट्यूट दैट इज़ ज्ञान सागर क्लासेस की पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मतलब प्रॉपर क्लासेस वगैरह भी आपको सब प्रोवाइड की जाएंगी, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में भी है, एंड इवन रिकॉर्डेड मोड में भी आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्लासेस कंप्लीट करने के बाद में जो है वो फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं, मैराथन क्लासेस भी होती हैं जो कि अपने चैनल पे अपलोडेड भी हैं, आप वो भी देख सकते हो। एंड इवन ड्यूरेशन ऑफ द, जैसे अपने मान लो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसमें भी हम चैप्टर के बाद भी टेस्ट कंडक्ट करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, एकदम एंड में जाकर प्रिपरेशन नहीं, हमारी बीच से ही क्या हो जाती है, प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे जो नंबर गिवन है आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।